लंबाई का मापन किस प्रकार किया जाता है। तो यदि दो बिंदु अपने पास हैं, दो बिंदु, इनके बीच की दूरी का हमें मापन करना है, तो दूरी का मापन या लंबाई का मापन करने की दो विधियां होती हैं। लंबाई का मापन हम दो विधियों के द्वारा कर सकते हैं। एक विधि होती है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी विधि होती है अप्रत्यक्ष विधि। लंबाई का मापन करने की दो विधियां होती हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विधि में जैसे हमें इन दो बिंदुओं की लंबाई का मापन करना है, इनके बीच की दूरी का मापन करना है, तो हम अपना स्केल लेते हैं, स्केल का एक सिरा 0 यहाँ पे रखते हैं और इस सिरे तक स्केल का जो सिरा, जो बिंदु आ जाए वो उसकी लंबाई होती है। ये हमने प्रत्यक्ष विधि से लंबाई का मापन किया, ठीक है। या थोड़ी बड़ी लंबाई है तो हम वो 100 इसमें होते हैं ना, वो 100 निशान लगे होते हैं, इंची टेप बोलते हैं उसके लिए, ठीक है। उस इंची टेप के द्वारा यहाँ से शुरू करते हैं और जहां तक आपको नापना है वहां तक हम टेप को ले जाते हैं और उसका मापन हो जाता है। तो ये दो बिंदुओं को यहां से आपने शुरू किया और यहां तक गए और मशीन के द्वारा, चाहे वो स्केल हो चाहे इंची टेप हो, उसके द्वारा हमने उसका मापन कर लिया। ये होती है प्रत्यक्ष विधि। ये हम सब जानते हैं। लंबाई का मापन करने के लिए हम स्केल का यूज करते हैं, इंची टेप का यूज करते हैं, या फिर कपड़ा नापने वाले मीटर का यूज करते हैं, ठीक है। ये सब प्रत्यक्ष विधियां हैं। लेकिन एक सिरा यहाँ है और ये सिरा मंगल ग्रह पे है। अब आप कहाँ स्केल लेके जाओगे मंगल ग्रह तक, या अपना इंची टेप लेके कहाँ तक जाओगे, नहीं जा सकते। तो मंगल ग्रह की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें अप्रत्यक्ष विधि की आवश्यकता होती है। जो लंबी दूरियां होती हैं, यहाँ से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी, मंगल ग्रह से चंद्रमा की दूरी, मंगल से बृहस्पति की दूरी, इसका मापन यदि हमें करना है तो हम कैसे करें। तो ये नहीं कि वहां पे हम अपना स्केल लेके जाएंगे और वहां से अपना टेप लेके जाके मंगल से लेके पहुंच जाएंगे बृहस्पति तक और नाप लेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो लंबी दूरियों का मापन करने के लिए हमें अप्रत्यक्ष विधियों की आवश्यकता होती है, जिसमें हमें वहां तक जाना ना पड़े और यहीं बैठे बैठे हम उसका मापन कर सकें। तो प्रत्यक्ष विधियां आप सब जानते हो, स्केल से, इंच टेप से, मीटर से, उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। जो आवश्यकता है वो अप्रत्यक्ष विधि को समझने की। तो लंबाई का मापन करने की अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि में हम गणित के दो सूत्रों का उपयोग करते हैं, ठीक है। दो सूत्रों के द्वारा, दो विधियों के द्वारा हम लंबी दूरियों का मापन करते हैं। पहली विधि होती है, उसमें जो सूत्र उपयोग करते हैं वो होता है वेग बराबर दूरी बटे समय। वेग बराबर दूरी बटे समय। इस सूत्र के द्वारा हम दूरी का मान, लंबी दूरी का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा जो सूत्र होता है वो होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इस सूत्र के द्वारा हम लंबी दूरियों का मापन करते हैं। तो लंबी दूरियों का मापन करने के लिए हमें अप्रत्यक्ष विधि की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम वहां पर स्केल नहीं लगा सकते। इसलिए अप्रत्यक्ष विधियों को हम दो प्रकार से ज्ञात करते हैं, एक तो इस फॉर्मूले के द्वारा और एक इस फॉर्मूले के द्वारा। समझ आया। तो पहले हम इस फॉर्मूले के द्वारा आपको बता रहे हैं कि लंबी दूरियों का मापन कैसे किया जाता है। अगली क्लास में हम इस फॉर्मूले के बारे में समझेंगे। पहले इस फॉर्मूले को देखें। यदि आपको वेग ज्ञात हो जाए, मान लो वेग का मान है 100, वेग का मान है 100 और टाइम है 2 घंटे। वेग का मान 100
और टाइम का मान है 2। तो क्या आप दूरी का मान निकाल सकते हो? ये यहाँ गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो ये गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणित 100 मतलब 200। ये दूरी का मान आ गया, हमने दूरी ज्ञात कर ली। तो दूरी ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए पड़ेगा? एक तो वेग चाहिए पड़ेगा और एक टाइम चाहिए पड़ेगा। यदि आपको वेग मिल जाता है और आपको टाइम मिल जाता है तो आप लंबी दूरी का मापन कर सकते हो। कैसे? आप उसको देखो। जैसे हमने यहां से कुछ किरणों को दूर, एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बड़ी बिल्डिंग है, इमारत है, यहाँ पर हम खड़े हैं और यहाँ पर एक बड़ी इमारत है। अब हमने यहाँ से कुछ किरणों को उस बिल्डिंग पर भेजा। कोई भी किरणें हो सकती हैं, अभी आप फिर इसमें आगे पढ़ोगे। अल्फा किरणें होती हैं, गामा किरणें होती हैं, बीटा किरणें होती हैं, प्रकाश किरणें भी होती हैं, बहुत सारी किरणें होती हैं। इनमें से कोई भी किरणें हमने ली और यहां से हमने उन किरणों को भेजा। और जब हमने भेजा तो हमने यहाँ अपनी घड़ी में उसका टाइम नोट कर लिया, 10:02 उस समय थे। 10:02 पर हमने इन किरणों को भेजा। ये किरणें ऐसे गईं, इस बिल्डिंग पर टकराई और लौट के फिर से अपने पास आ गई, ठीक है। इसकी भी विधि होती है, फिर इसमें एक डिवाइस होती है, एक मशीन होती है, उस मशीन का नाम होता है रिसीवर। रिसीवर, उस रिसीवर में यहाँ पर एक लाइट लगी होती है। हमने इन किरणों को यहाँ से भेजा और किरणें टकरा के लौट के अपने पास आई। जैसे ही किरणें लौट के आएंगी ये लाइट चलना शुरू हो जाएगी। लाइट जल गई, इसका मतलब क्या है? किरणें लौट के आ गई। बात समझ में आई? जब किरणें जाएंगी और टकराएंगी तो लाइट ऑफ रहेगी, लेकिन जैसे ही लौट के किरणें इसके पास आएंगी तो लाइट ऑन हो जाएगी। ऐसी व्यवस्था हमने बना के रखी है, ठीक है। तो लाइट ऑन हो गई मतलब क्या हुआ? किरणें गई, टकराई और लौट के आ गई। तो हमने देखा कि जब किरणों को हमने भेजा था 10:02 हुए थे, और जब टकरा के लौट के जैसे ही लाइट जली तो 10:04 उस समय घड़ी में टाइम था। जब हमने इनको भेजा था तो टाइम क्या था? 10:02। और जब टकरा के लौट के आ गई तो टाइम क्या है? 10:04। तो ये बताओ किरणों को बिल्डिंग तक जाने में और आने में कितना समय लगा? इसको देख के आप बता पाओगे? 10:02 पर किरणें गई थी और लौट के आ गई। हमने किस प्रकार जाना कि वो लौट के आ गई? तो एक लाइट जल गई, जल गई मतलब वो लौट के आ गई। तो लौट के आई 10:04 पर। तो जाने और आने में कितना टाइम लगा? आंसर है 2 मिनट, ठीक है। 10:02 पर गई थी, 10:04 पे आ गई। तो जाने और आने में लगा समय, जाने और आने में लगा समय कितना आ गया? 2 मिनट, ठीक है। जाने और आने में लगा समय है ये। तो ये बताओ केवल जाने में कितना टाइम लगा होगा? जब जाने और आने में 2 मिनट लगे तो आने में या केवल जाने में कितना टाइम लगा होगा? ये 2 मिनट कैसे हैं? 1 मिनट जाने का, 1 मिनट आने का। तो केवल जाने में लगा समय कितना हुआ? 1 मिनट। ये हमने समय निकाल लिया। दूरी का मान निकालना है तो क्या क्या चाहिए पड़ेगा? शुरू में हम बताया था हमने आपको, एक तो वेग चाहिए पड़ेगा और एक समय। तो देखो समय हमने काउंट कर लिया। 10:02 पर किरणों को भेजा था और लौट के आई 10:04, मतलब जाने और आने में लगा समय 2 मिनट। तो केवल जाने में उनको लगा समय कितना हुआ? 1 मिनट, ठीक है। समय हो गया। जिन किरणों को हम यहाँ से प्रेषित कर रहे हैं, भेज रहे हैं, उनकी स्पीड हम पहले से जानते हैं। गामा किरणों की स्पीड कितनी होती है, बीटा किरणों की स्पीड कितनी होती है, अल्फा किरणों की स्पीड कितनी होती है,
प्रकाश की स्पीड कितनी होती है, ये सब हमने पहले से प्रैक्टिकल करके ज्ञात कर रखा है। तो अल्फा किरणों की स्पीड है, मान लो जो हमने अल्फा किरणें भेजी है, तो अल्फा किरणों का वेग हम पहले से जानते हैं, मान लो वो है 2 × 10 के ऊपर 6 की घात मीटर प्रति सेकंड। तो वेग कितना हुआ 2 × 10 पे 6 की घात। समय कितना लगा 1 मिनट, लेकिन हम मिनट में काउंट नहीं करते, समय किसमें होना चाहिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, जल्दी से बताओ, समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तो 1 मिनट को 1 मिनट के लिए हम क्या लिखेंगे 60 सेकंड। यहां तक कोई डाउट किसी को? फिर से एक बार सुनो और समझने की कोशिश करो। हम यहां से इस बिल्डिंग की दूरी ज्ञात करना चाहते हैं, यहां से बहुत दूर एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की हमें दूरी ज्ञात करना है। तो इतनी लंबी दूरी का हम मान वहां पहुंचे बिना ज्ञात करना चाहते हैं, ये नहीं कि हमने टेप लिया और वहां तक गए और लगाते गए, इतनी टाइम नहीं है अपने पास, नेट की व्यवस्था है अपने पास, हम तो यहीं बैठे बैठे दूरी का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, एक मशीन लाए जिसको बोलते हैं रिसीवर, इसमें एक लाइट लगी होती है, यहां से हमने अल्फा किरणों को भेजा, ठीक है, अल्फा किरणों को भेजा 10:02 पर, अल्फा किरणें लौट के आ गई, लाइट चमकने लगी, मतलब लौट के आ गई 10:04 पर। तो हमने काउंट कर लिया, जाने और आने में लगा समय 2 मिनट, तो केवल जाने में लगा समय 1 मिनट, 1 मिनट मतलब एसआई सिस्टम में 60 सेकंड, ये समय काउंट हो गया। अल्फा किरणें जो हमने भेजी थी उनका वेग हमने अपनी डिक्शनरी निकाली, डायरी निकाली, उसमें नोट था पहले से कि अल्फा किरणों का वेग होता है 2 × 10 पे 6 की घात मीटर प्रति सेकंड। तो ये वेग हो गया, ये समय हो गया। अब हमने अपना फॉर्मूला यूज किया, वेग बराबर दूरी बटे समय। वेग कितना हमने पहले से ज्ञात कर लिया है, 2 × 10 पे 6 की घात। दूरी कितनी है ये हमें ज्ञात करना है, और समय है 60 सेकंड। इसका यह गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 × 10 पे 6 की घात बराबर दूरी। 10 पे 6 की घात का मतलब क्या है, 10 पे 6 की घात का मतलब है 6 बार जीरो लिखना है। कल बताया था हमने आपको, जितने जीरो 10 तो उतनी घात आ जाती है। तो 120 के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो, ये आ गई दूरी, मतलब ये 12 करोड़ मीटर। ये दूरी हमने ज्ञात कर ली कि अपने घर से उस बिल्डिंग की दूरी कितनी है, तो 12 करोड़ मीटर, ठीक है। ये दूरी बहुत ज्यादा हो गई, दूरी का विचार नहीं हो सकती, पृथ्वी के ऊपर इतनी कोई बिल्डिंग नहीं होगी जो यहाँ से दूरी की 12 करोड़ मीटर हो। वो तो एग्जाम्पल लिया अपने समझने के लिए कि प्रक्रिया क्या है, करना कैसे है, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो यहाँ पृथ्वी से हमें दूरी नापना है चंद्रमा की, ठीक है, तो क्या विधि करेंगे, ऐसे ही वहां भी करेंगे। देखो ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा, यहाँ पृथ्वी पे हमने बना रखा है अपना अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, हर देश में होता है, अपने इंडिया में भी है, इसरो कहते हैं उसको। आप लोग नाम सुना अपने इसरो का, नाम सुना इसरो? यस। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन मतलब भारतीय, स्पेस मतलब अंतरिक्ष, रिसर्च मतलब अनुसंधान, ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो का मतलब होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। तो इसरो हमने यहाँ बना रखा है, पृथ्वी पे कहीं न कहीं बना, अमेरिका में संस्थान है उसका नाम है नासा, ठीक है, अपने इंडिया में है इसरो। ऐसे बहुत सारे पृथ्वी पर अंतरिक्ष के बारे में खोज करने के लिए केंद्र है अंतरिक्ष के बारे में। तो यहाँ से यहाँ बहुत सारे टावर्स लगे हैं जो रिसीवर का काम करते हैं। हमें पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात करना है,
तो हमने यहाँ से किरणों को भेजा। कौन सी किरणों को भेजा? कोई भी किरणों को भेजा। नॉर्मली अल्फा किरणों को भेज सकते हैं, सूक्ष्म किरणों, कई किरणों के नाम होते हैं, आप आगे बढ़ोगे जो बहुत से प्रकार की किरणें होती है। तो एक तरंगें होती है सूक्ष्म तरंगें। इन तरंगों को हमने यहां से भेजा, ये हमने भेजा सूक्ष्म तरंगों को, तो ये गई यहाँ टकराई चंद्रमा पर और लौट के आई। जैसे ही लौट के आई यहाँ पे लगा हुआ सिग्नल जलने लगा। जलने लगा मतलब हमें क्या समझ में आया? किरणें टकरा के लौट के आ गई। ठीक है, तो हमने यहां से यहां तक जाने और आने में लगा टाइम नोट कर लिया। मान लो कि वो टाइम है 15 घंटे या 20 घंटे। चंद्रमा तो पास में तो है नहीं कि 2 मिनट में लौट के आ जाएंगे। ठीक है ना, ये 15 घंटे या 20 घंटे ये समय हो गया। तो समय का मान हो गया 15 घंटे। 15 घंटे मतलब हमें समय का मान किस में चाहिए? आंसर है सेकंड में। ठीक है, तो ये हो गया 15 घंटे। लिखा रहे हैं, कोई बात नहीं, मत चेंज करो। अभी हम समझ रहे हैं विधि, चेंज करना हम बाद में सीखेंगे। तो समय हो गया 15 घंटे। इसरो से हमने तरंगों को चंद्रमा पर भेजा, टकराई, लौट के आई, उसमें टाइम उनने लिया, जाने और आने में टाइम कितना लिया? मान लो कि 16 घंटे। तो केवल जाने में लगा समय कितना? 8 घंटे। 8 घंटे। तो हम अपने सूत्र में किसको यूज करेंगे? 8 घंटे। समय हमें मिल गया। अब हमें चाहिए सूक्ष्म तरंगों का वेग, तो वो हमने पहले ज्ञात कर रखा है प्रयोगों के द्वारा। अपनी डायरी में देख लो कि उनका वेग कितना होता है। तो हमने फाइंड किया सूक्ष्म तरंगों का वेग, मान लो 16 गुणे 10 के ऊपर कुछ भी लगा दो, 8 की घात लगा दो, ये है किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब की बार हमने मात्रक क्या ले लिया? किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये मात्रक कैसे बनते वो हम सीखेंगे। अब हम केवल विधि पर देख रहे हैं। तो जाने में लगा समय 8 घंटे। सूक्ष्म तरंगों की स्पीड कितनी? 16 गुणे 10 के ऊपर 8 की घात। अब हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अपना फॉर्मूला हमें कौन सा यूज करना है? वेग बराबर दूरी बटे समय। तो वेग का मान हो गया 16 गुणे 10 के ऊपर 8 की घात। दूरी हमें ज्ञात करना है और समय है 8 घंटे। ठीक है, इस 8 का यह गुणा हो गया, तो 16 गुणे 8 मतलब 16 8 144 गुणे 10 के ऊपर 8 की घात किलोमीटर। क्योंकि अपनी स्पीड किसमें थी? किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उत्तर भी किसमें आएगा? किलोमीटर। ठीक है, तो हमने क्या ज्ञात कर लिया? पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। क्या आपको वहां जाना पड़ा अपना फीता लेके, अपना टेप लेके? नहीं जाना पड़ा। हम इसरो में बैठे थे, पृथ्वी पे अपने ऑफिस में बैठे थे, इसरो के ऑफिस में। वहां से हम तरंगों को भेजा, तरंगे वहां तक गई, टकराई, लौट के आई, तो हमने टाइम नोट कर लिया। तो केवल जाने में लगा टाइम नोट किया, स्पीड हम जानते थे पहले से, सूत्र में मान लिखा, और यही बैठे बैठे आपने 5 मिनट में गुणा भाग करके पृथ्वी से दूरी ज्ञात कर ली। और दूरी कितनी मिली? 144 गुणे 10 के ऊपर 8 की घात किलोमीटर। ठीक है, तो ये लंबी दूरियों को मापने की अप्रत्यक्ष विधि है। अप्रत्यक्ष क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि हम इसमें जहां से जहां तक की दूरी ज्ञात करना है वहां हम जाते नहीं, वहां जाए बिना ही दूरी ज्ञात हो जाती है, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहीं जाके हमें किसी से मिलना है, तो हम स्वयं जाके उसके पास उससे मिले, तो प्रत्यक्ष मीटिंग हुई। ठीक है ना, लेकिन हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, ये जो ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन का मतलब हम क्या कर रहे हैं? आपको अप्रत्यक्ष पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ना आपको यहाँ आना पड़ रहा है और ना हमें आपके पास जाना पड़ रहा है। ठीक है, यहीं बैठे बैठे हम पढ़ा रहे हैं, वहीं बैठे बैठे आप पढ़ रहे हैं, तो ये अप्रत्यक्ष है। ठीक है, तो यहाँ बैठे बैठे हमने ना हम चंद्रमा पे गए, ना चंद्रमा यहाँ पे आया दूरी का मान ज्ञात करवाने के लिए,
यही वो अपने स्थान पर है, हम अपने स्थान पर हैं और दूरी का मान ज्ञात हो गया। कैसे ज्ञात हो गया? थोड़ी सी मैथमेटिक्स के द्वारा। ठीक है, तो तरंगों को भेजते हैं, जाने और आने में लगा समय नोट करते हैं, वेग हम पहले से जानते हैं, वेग बराबर दूरी बटे समय का उपयोग करके आप लंबी दूरियों का मापन कर सकते हो। इस विधि का नाम क्या है? अप्रत्यक्ष विधि। अब इसको आप नोट कर लो।